के सीआरपीसी के तहत पिछले लेक्चर में आपको सेक्शन 44 पढ़ाया जा रहा था, जिसमें हमने बताया था कि मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं गिरफ्तार, यानी कि आपका एक सिद्धांत भी इसमें बताया गया था कि जो प्राधिकारी किसी कार्य को स्वयं कर सकता है वह उस कार्य को किसी दूसरे से करा सकता है। और ये जो सिद्धांत है आपका 3 धाराओं में समाहित है, आपका 36 में, इसके बाद सेक्शन 44 में और तीसरा 103। कल आपका डिटेल में बताया गया था इस पॉइंट को। फिर आपका 44 का क्लास 1 बता दिया गया है डिटेल में, और आज आपको पढ़ना है सेक्शन सीआरपीसी के 44 का क्लास 2। जहाँ तक सीआरपीसी की धारा आपका 44 के क्लास 2 की बात है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। और पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है वह बनता है सरेंडर या आत्मसमर्पण, यानी कि सरेंडर या आत्मसमर्पण। देखिए, आपका आत्मसमर्पण का प्रावधान कहाँ किया गया है, सरेंडर का प्रावधान कहाँ किया गया है। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे या कहीं भी पूछे तो आप बताएंगे कि यह प्रावधान सेक्शन 44 के क्लास 2 में समाहित है। अब स्पष्ट रूप से तो लिखा नहीं गया है, लेकिन हम शब्द बताएंगे और उन शब्दों से यही आशय निकलेगा कि ये जो सरेंडर का प्रावधान है ये 44 के क्लास 2 से ही निकलता है। आइए देखा जाए आपका सरेंडर क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसे क्या माना जाता है। पहले ये बता दिया जाए, कोई अभियुक्त न्यायालय में आत्मसमर्पण इसलिए करता है कि वह पुलिस से गिरफ्तार होने से बच जाए, और जब वह आत्मसमर्पण कर देता है तो वह जुडिशियल कस्टडी में होता है, यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में माना जाता है। अगर पुलिस उसे आत्मसमर्पण के पहले गिरफ्तार कर लेती है तो 24 घंटे तक अपनी कस्टडी में रख सकती है, और जो कोई व्यक्ति इस कस्टडी से बचना चाहता है उसके पास एक उपाय है, और वह उपाय आपका 44 के क्लास 2 में है कि वह आपका न्यायालय में सरेंडर कर दे, यानी कि आत्मसमर्पण कर दे। आइए सेक्शन 44 का क्लास 2 देखा जाए। शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, एक-एक शब्दों पर। देखिए क्या लिखा गया है। कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम था, यानी कि आपका वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। आइए 44 के क्लास 2 का आपका मुख्य पहलू देखा जाए। मुख्य पहलू ये है कि यहाँ आपका दोनों मजिस्ट्रेटों को पावर है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी और न्यायिक मजिस्ट्रेट को। दूसरा आपका अपनी
अधिकारिता के अंदर ये पावर है, यानी कि इनको जो पावर है वह अधिकारिता के भीतर ही पावर है। ऐसे लोग यानी कि मजिस्ट्रेट या तो स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी अन्य को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकते हैं। लेकिन किसको स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं? जिस व्यक्ति के खिलाफ उस समय और उस परिस्थिति में अगर ऐसा मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी का वारंट जारी करने में सक्षम। इसका मतलब ये हुआ, अच्छे से इसको समझिए। अगर कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है या न्यायिक मजिस्ट्रेट है, यानी कि कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अपनी अधिकारिता के अंदर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या किसी अन्य को निर्देश दे सकता है गिरफ्तार करने के लिए, यानी कि या तो स्वयं गिरफ्तार करे या दूसरों से गिरफ्तार करवाए। ये मजिस्ट्रेट को पावर है। लेकिन समस्या ये है गंभीर कि आखिर किस व्यक्ति को ऐसा मजिस्ट्रेट वारंट के बिना अपनी अधिकारिता के अंदर गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है। तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या निर्देश दे सकता है जिस व्यक्ति के खिलाफ उस समय और उस परिस्थिति में वह गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए कॉम्पिटेंट हो, सक्षम। अर्थात अब ये देखा जाएगा कि जिस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट स्वयं गिरफ्तार कर रहा है, क्या मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस समय और उस कंडीशन में गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता था? अगर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता था तो वारंट जारी करने की आवश्यकता ही नहीं है और मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर। चूंकि गिरफ्तारी की प्रक्रिया दी गई है आपका सेक्शन 46 में, और गिरफ्तारी आपका कैसे की जाएगी, तो गिरफ्तारी के लिए छूना या हथकड़ी लगाना या पकड़ना आवश्यक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करना है अपने वचन द्वारा या आचरण द्वारा इत्यादि द्वारा ऐसा कुछ करता है कि उसका इरादा ये है कि वह अपने को गिरफ्तार करवा रहा है, तो पकड़ना आवश्यक नहीं है। और इसी में सरेंडर भी समाहित है। सरेंडर में भी यही होता है कि अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होता है, और चूंकि मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त के विरुद्ध उस समय और उस परिस्थिति में गिरफ्तारी का वारंट जारी अगर कर सकते हैं तो वह अभियुक्त को स्वतः गिरफ्तार कर लेंगे और ऐसी दशा में हाथ से छूना या मजिस्ट्रेट द्वारा हथकड़ी लगाना आवश्यक नहीं। क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि CRPC की धारा 46 ये बता देती है कि मन वचन कर्म द्वारा भी गिरफ्तारी हो सकती है, पकड़ना आवश्यक नहीं। इस प्रकार 44 भी समाप्त हो गई। अब आइए सेक्शन 45 देखा जाए।
सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। यहाँ आपका केवल फ्री के लिए क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड में भी बना है। 2 मॉडल बनता है, देखिए दोनों मॉडल। सशस्त्र बलों को गिरफ्तारी से संरक्षण किस धारा के तहत दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा 45, यानी कि सेक्शन 45। दूसरा जो मॉडल क्वेश्चन का बनता है कि सशस्त्र बलों को किसके आदेश से गिरफ्तार किया जा सकता है? तो आपका जवाब रहेगा केंद्रीय सरकार के अनुमति से या केंद्रीय सरकार के आदेश से। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सेक्शन जो 45 है ये किन किन धाराओं का अपवाद है? 41 का है, 42 का है, 43 का, 44 का, उपर्युक्त सभी का। इसका अच्छे से इसको तैयार रखना है। यानी कि धारा सेक्शन 45 में जो प्रावधान किए गए हैं, ये जो प्रावधान है ये आपने 41 से लेकर जो 44 तक के प्रावधानों को पढ़ा, उसके एक्सेप्शन है अर्थात उसके अपवाद है। यानी कि अगर सशस्त्र बल का सदस्य है, आंटिटी कोई अपराध किया है अर्थात अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई ऑफेंस किया है, तो जो ये सेक्शन 41 से लेकर 44 तक में वारंट के बिना गिरफ्तारी का प्रावधान है, ये प्रावधान उसके विरुद्ध अप्लाई नहीं होगा, लागू नहीं होगा। इस प्रकार आपका 45 भी समाप्त हो गए। अब अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है 46 से मेंस में भी क्वेश्चन बना है। यानी कि आपका धारा 46 से आपका प्री ही नहीं बल्कि मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। और 46 में तमाम एक टेक्निकल की बातें हैं। गिरफ्तारी की प्रक्रिया यानी कि अरेस्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा, गिरफ्तारी का ढंग क्या होगा, गिरफ्तारी का तरीका क्या होगा, यहाँ तमाम बातें आएंगी। आइए ये जब भी यहाँ से शुरू करिए, आपका जो क्वेश्चन शुरू करना है वह आपका संविधान से उठाइएगा। यानी कि मेंस में लिखते समय संवैधानिक प्रावधानों को उठाइएगा और तब इसको कवर करिएगा। हम संवैधानिक प्रावधानों में अनुच्छेद 21 देखेंगे, तो फिर आपका CRPC की धारा, ये संविधान का अनुच्छेद 21 हम देखेंगे। फिर CRPC की धारा 46 को देखना पड़ेगा और फिर DK बसु का केस देखना है, DK बसु के केस को देखना है। यानी कि कम से कम 3 एंगल से इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। आइए गिरफ्तारी की प्रक्रिया देखा जाए आपका एक एंगल से। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ये बताता है कि किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अन्यथा वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति के प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता को अगर छीना जाता है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही छीना जाएगा, मनमाने तरीके से नहीं और आपका अन्यथा नहीं, यानी कि दूसरा कोई तरीका नहीं। अब समस्या ये है कि जहाँ तक भारत की बात है,
भारत में ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जिसके तहत किसी व्यक्ति के प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, ये सीआरपीसी मुख्य रूप से बताते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है और कैसे उसके प्राण को छीना जा सकता है। देखिए आपका 46 इस संवैधानिक लक्ष्य को आगे बढ़ाती है और गिरफ्तारी का ढंग बताती है, मेथड बताती है और एक एक शब्दों पर विचार करना है। आइए गिरफ्तारी कैसे की जाएगी ये एक एक पॉइंटों को देखा। देखिए धारा 46 का पहला कार्य, गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, यानी कि गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी, तो पुलिस अधिकारी किस धारा के तहत वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। अभी हमने बताया था 41 के तहत और 42 के तहत। अन्य व्यक्ति तो प्राइवेट व्यक्ति वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है सेक्शन 43 के तहत और मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है वारंट के बिना सेक्शन 44 के तहत। यानी कि धारा 46 के प्रावधान पुलिस गिरफ्तार करती है तब भी लागू होगा, प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करता है तब भी लागू होगा और मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करते हैं तब भी अप्लाई होगा। अगला देखिए इसमें, गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा, यानी कि वास्तव में छुएगा या परिरुद्ध करेगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया। थोड़ा सतर्कता बरतनी है और यहाँ जो सतर्कता बरतनी है वह ये देखनी है 46 में कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है अगर वह अपने वचन द्वारा या कर्म द्वारा, अगर वह अपने को कस्टडी में यानी कि अभिरक्षा में अगर सुपुर्द कर दिया है तो ऐसी दशा में उसे छूने की, गिरफ्तार करने के लिए उसे छूने की या डिटेन या परिरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं। और अगर उसने अपने वचन द्वारा या अपने आचरण द्वारा अपने को अभिरक्षा में सुपुर्द नहीं किया है तो ऐसी दशा में उसे छूकर उसकी गिरफ्तारी हो सकेगी या आप क्या कह सकते हैं कि परिरुद्ध करके हो सकेगी, डिटेन करके हो सकेगी। थोड़ा ध्यान से समझिए इसको डिटेल में। सेक्शन 46 का क्लास 1 कैसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा इस बारे में प्रावधान करता है। 46 का क्लास 1 ये बताता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है अगर वह व्यक्ति अपने वचन द्वारा, वचन यानी कि मुख से बोलकर कि हम आपके समक्ष गिरफ्तार हो रहे हैं, यानी कि वचन द्वारा या कर्म द्वारा, कर्म मतलब कि बाय कंडक्ट यानी कि आचरण द्वारा, आचरण यानी कि हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन। अगर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है वह व्यक्ति अपने वचन द्वारा या अपने आचरण द्वारा
ऐसा कुछ करता है जिससे उसका इरादा अपने को अभिरक्षा में सुपुर्द करना है, कटकटी में सुपुर्द करना है, तो न तो उसे छूने की आवश्यकता है और न उसे परिरुद्ध करने यानी कि बंदी बनाने। लेकिन अगर वह अपने वचन या अब ये वचन या कर्म द्वारा का मतलब मेरे पास वचन का मतलब कि आपका मुख से बोल दिया कि हम आपकी अभिरक्षा में हैं और कोई आचरण गलत नहीं दिखाया। आचरण का मतलब कि हाथ ऊपर कर लिया है और आपका कह सकते हैं कि कह दिया है कि हम आपकी अभिरक्षा में आ गए हैं, ये भी आचरण उसका माना जाएगा। लेकिन अगर आपका पुलिस को या अन्य व्यक्ति को लगे कि ये वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में सुपुर्द नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी स्पर्श करके हो सकती है, छूकर हो सकती है या परिरुद्ध करके। परिरुद्ध करके का मतलब बंदी बनाकर का मतलब उसकी चेष्टाओं को रोककर का मतलब हुआ कि हाथ से पकड़ा जा सकता है, चारों तरफ से घेरा जा सकता है, रस्सी से बांधा जा सकता है, हथकड़ी लगाया जा सकता है, इससे गिरफ्तारी की जा सकती है। लेकिन एक केस आया सुनील बत्रा का और सुनील बत्रा के बाद में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि किसी अभियुक्त को हथकड़ी तभी लगाया जाए जब ये आशंका हो कि यह अभिरक्षा से भाग सकता है। सामान्यतः हथकड़ी न लगाया जाए और भागने की संभावना हो तभी उसे हथकड़ी लगाया जाए। ये आपका पहला पॉइंट आया। इसके बाद आइए प्रोजो है 46 मन का प्रोजो आपका दिया गया है। प्रोजो देखिए, ये जो परंतुक है ये 2008 में जोड़ा गया और 2009 से लागू है। 31/12/2009 से लागू है, यानी कि 31 दिसंबर 2009 से यह प्रोविजो लागू है। और पिछली बार यूपीजे में ये क्वेश्चन आया। देखिए आपका ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीजे में आया था प्रोविजो से कि कहाँ ये कहा गया है कि महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। 4 ऑप्शन देगा और उसने दिया था सेक्शन 46(1) के परंतु में भाई सतर्क रहना है। महिला की गिरफ्तारी महिला द्वारा, आइए देखा जाए नियमों। परंतु जहाँ किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है वहाँ तब तक की परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी। और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक कि पुलिस अधिकारी महिला न हो तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। यानी कि अगर कोई जिसे गिरफ्तार करना है अगर वह महिला है यानी कि स्त्री है, तो पहला नियम ये मिला कि सामान्यतः जब उसको मौखिक सूचना दी जाएगी कि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि गिरफ्तारी हो। टच करने या छूने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर महिला विपरीत आचरण दर्शाती है
अपनी गिरफ्तारी का प्रतिरोध करती हैं तो उसे छूकर या परिरुद्ध करके गिरफ्तारी की जा सकती है। लेकिन महिला को जब छूकर गिरफ्तार करना हो, बंदी बनाकर करना हो, तो ऐसी दशा में केवल महिला पुलिस अधिकारी ही उसके शरीर को छू सकती है। कोई पुरुष पुलिस अधिकारी महिला के शरीर को गिरफ्तार करने के लिए छूने का हक नहीं रखता। यानी कि महिला की गिरफ्तारी महिला द्वारा, पुरुष द्वारा भी हो सकती है, लेकिन पुरुष गिरफ्तार करने के लिए उसे टच नहीं कर सकता। लेकिन अगर टच करना है, बंदी बनाना है, तो केवल कौन पुलिस कर सकती है? महिला। यानी कि कुल मिलाकर महिलाओं की गिरफ्तारी बंदी बनाना है, छूकर करना है, परिरुद्ध करके करना है, तो केवल और केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जा सकती है। ये स्पष्ट रूप से सेक्शन 46 के क्लास 1 के प्रोविजन में बताया गया। क्लास 2 देखिए, क्लास 2 कहता है यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है, बलात् यानी कि बल का प्रयोग करके, प्रतिरोध यानी कि विरोध करता है, या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, यदि वह अपनी गिरफ्तारी का बलपूर्वक विरोध करता है या आपका गिरफ्तारी से बचने का प्रयास या अटेम्प्ट करता है, तो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए आपका सब आवश्यक साधनों का प्रयोग कर सकता है। सब आवश्यक साधन यहाँ काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका सब आवश्यक साधन में मार सकता है, क्या गिर सकता है, क्या उसको दबोच सकता है, उसकी चेष्टाओं को रोक सकता है। समस्या ये है कि क्या गिरफ्तार करने के लिए ऐसे व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकता है। तो आपका जहाँ तक गिरफ्तार करने के लिए कब मृत्यु तक कारित की जा सकती है, अगर ऐसा व्यक्ति बल का प्रयोग करते हुए अपनी गिरफ्तारी का विरोध करता है या बचने का प्रयास करता है, तो आवश्यक सब साधन में क्या मृत्यु भी शामिल है। तो इसके लिए अगला क्लास बना है क्लास 3, जिसे इनकाउंटर की सेक्शन इनकाउंटर का खंड कहते हैं। इनकाउंटर का मतलब ये हुआ कि कब गिरफ्तार करने में पुलिस अधिकारी द्वारा मृत्यु तक कारित की जा सके। फिर एक बार इसको समझिए, क्या गिरफ्तार करने में मृत्यु तक कारित की जा सकती है? तो आपका जवाब रहेगा, अगर मामला धारा 46 के क्लास 3 में आ जाता है, तो गिरफ्तार करने में अगर मृत्यु भी कारित हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। कानून आपका ये शक्ति देता है, लेकिन सभी अपराधों में नहीं। पहले सामान्य देखिए, तब हम डेयर एक्ट बताएंगे, क्योंकि डेयर एक्ट की भाषा नकारात्मक दी गई है और हम उसे सकारात्मक तरीके से बताते हैं। देखिए सकारात्मक पहले, जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना है
अगर उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसमें कि उसे मृत्यु दंड की अधिकतम सजा मिल सकती है या आजीवन कारावास डायरेक्ट कर देते। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसमें उसे मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है या आजीवन कारावास। अगर ऐसा व्यक्ति को गिरफ्तार करना है और ऐसा व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का बल द्वारा विरोध कर रहा है या बचने का प्रयास कर रहा है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए मृत्यु तक कारित कर सकती है, यानी कि आपका मृत्यु भी कारित की जा सकती है। लेकिन किसी बात को जो बेयर एक्ट में लिखा है वह नकारात्मक तरीके से लिखा गया है। और देखिए बेयर एक्ट की भाषा, इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं दे। यानी कि आपका कानून ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने मृत्यु दंड से दंडनीय या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं किया है तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आप उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकते। तो कब कर सकते हैं, पॉजिटिव में लीजिए, कब गिरफ्तार करने में जान से मार सकते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है, या तो ऐसा अपराध किया है जिसमें मृत्यु दंड हो या ऐसा अपराध किया है जिसमें कि आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता। खंड 4 देखिए, फिर महिला आ जाएगी तो जब पूरा प्रावधान हो जाएगा तो आपका महिलाओं के बारे में जो नियम कायदे हैं एक जगह हम यहाँ एकत्रित करेंगे, और क्योंकि यहाँ से महिलाओं के बारे में निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन महिलाओं के बारे में जो नियम है उसको हम एक एक करके पहले देखें। 46 सेक्शन 46 1 का प्रोविजो था कि महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। सेक्शन 46 का क्लास जो 4 है ये 2005 में जोड़ा गया, और यहाँ भी रात में महिला की गिरफ्तारी करनी है तो कैसे की जाएगी। तो सामान्यतः रात में यानी कि सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व किसी स्त्री को गिरफ्तार नहीं किया जाए। अगर रात में आवश्यकता भी है तो इसके लिए कुछ प्रक्रियात्मक पहलू हैं, और वही प्रक्रियात्मक पहलुओं को क्लास 4 में बताया गया। फिर एक बार देखिए, किसी स्त्री को रात में गिरफ्तार सामान्यतः नहीं किया जाएगा, ये क्लास 4 में बताया गया है, लेकिन रात में भी किया जा सकता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं, और वह कब किया जाएगा हम अभी डायरेक्ट बताते हैं तो बताएंगे। लेकिन देखिए एक आपका सेक्शन 46 का क्लास 4 देखिए, असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। यानी कि जब तक कि विकट परिस्थिति न हो या असाधारण परिस्थिति न हो तब तक किसी स्त्री को
रात में गिरफ्तार नहीं किया जाए, और अगर ऐसी असामान्य या असाधारण परिस्थिति आ दी गई है तब वहाँ स्त्री पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके ऐसे प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी। यानी कि कुल मिलाकर नियम ये आया कि सामान्यतः सूर्यास्त के पश्चात किंतु सूर्योदय के पूर्व किसी स्त्री को अरेस्ट नहीं किया जाए। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। अगर असाधारण परिस्थिति हो, विकट परिस्थिति हो, आप देख ही रहे हैं असाधारण परिस्थिति में आपका कुछ भी किया जा सकता है, और इस समय जो महामारी चल रही है इसको ही आप देख सकते हैं। कौन सोचा था कि बस और ट्रेन और विमान कभी बंद होंगे? लोग यही सोचते थे ये तो हमेशा चलेंगे, कोई बीमारी कोई आपदा इसे बंद नहीं कर सकती। लेकिन ऐसी असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हुई वायरस के कारण कि सब कुछ तहस नहस हो गया और आपका सब कुछ बंद करना पड़ा। तो इसी को हम कहते हैं विकट परिस्थिति, असाधारण परिस्थिति। और वर्तमान में भारत इस असाधारण परिस्थिति से जूझ भी रहा है, यानी कि असाधारण परिस्थिति का सामना भी कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर विकट परिस्थिति आ गई तो रात में गिरफ्तार स्त्री को किया जा सकता है, लेकिन स्त्री द्वारा ही, स्त्री पुलिस द्वारा ही। लेकिन इसके लिए कुछ आपका प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, और वह प्रक्रिया है कि महिला पुलिस अधिकारी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को रिटेन में लिखित में रिपोर्ट करे, और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुज्ञा दे। तब इस अनुज्ञा के बाद ही महिला पुलिस अधिकारी द्वारा रात में किसी स्त्री को अरेस्ट किया जा सकता है। तो सेक्शन 46 में स्त्री के बारे में दो प्रावधान है, एक 46(1) का प्रोविजो और दूसरा 46 का क्लाज 4। अब आइए देखा जाए 47। उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार करना चाहती है और वह व्यक्ति किसी स्थान में प्रविष्ट कर गया है, तो सामान्य नियम यह है कि पुलिस उस स्थान की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी कराए, तलाशी वारंट जारी कराए और तलाशी वारंट जारी करा के उस स्थान की तलाशी ले और उस व्यक्ति को खोजे। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। सेक्शन 47 में इसका अपवाद है। अगर पुलिस को लगता है कि जिस स्थान में ऐसा व्यक्ति प्रवेश किया है, अगर पुलिस तलाशी वारंट लेने जाएगी तो बहुत समय निकल जाएगा और ऐसा व्यक्ति वहां से फरार हो सकता है, भाग सकता है, गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो पुलिस बिना सर्च वारंट के ही, बिना खोज वारंट के ही, बिना तलाशी वारंट के ही ऐसे स्थान की तलाशी कर ले और ऐसे स्थान की तलाशी करके कर सकते हैं।
देखिए ऐसी दशा में पुलिस को ये अधिकार है, ये पूछा भी जाता है, अच्छे से इसको भी तैयार रखिए। पुलिस को ये अधिकार है कि वह सर्च वारंट के बिना, तलाशी वारंट के बिना ऐसे स्थान की तलाशी ले और ऐसे व्यक्ति को खोजे और गिरफ्तार करे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि तलाशी वारंट के बिना क्या तलाशी ली जा सकती है, इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? तो आप एक लाइन जवाब दीजिएगा। इसका प्रावधान 47 में किया गया। तलाशी वारंट के बिना भी तलाशी, तो क्यों तलाशी? ताकि जिस स्थान में वह व्यक्ति प्रवेश किया है वहाँ से उसे अविलंब अरेस्ट कर लिया जाए। इसके बाद आइए अगले जो धाराएं बनती हैं वह ज़्यादातर फ्री के लिए बनती हैं। आइए एक एक करके प्रावधानों को देखा जाए। अब आपका जो सेक्शन बताया जाएगा ये सेक्शन 3 के लिए महत्वपूर्ण है। आइए 48 देखा जाए। धारा 48, जब भी सीआरपीसी की धारा 48 पढ़िए, कम से कम 2 धाराएं और पढ़ लेना है। एक 48 पढ़ना है, दूसरा 60 पढ़ना है और तीसरा 77 पढ़ना है। तीनों एक साथ पढ़िएगा। फिर एक बार बता दिया जाए, तीनों एक साथ आप पढ़ेंगे तो कौन कौन सी धाराएं पढ़ेंगे? तो पहली धारा आपका हो गया 48, दूसरी धारा हो गई 60 और तीसरी धारा हो गई 77। एक करके देखा जाए। यदि वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाना है तो पुलिस कहाँ तक अब ऐसे व्यक्ति का पीछा करके वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? यदि वारंट के बिना गिरफ्तार किसी व्यक्ति को करना है तो पुलिस कहाँ तक पीछा करके ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? तो भारत में कहीं भी, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी या भारत में कहीं भी ऐसे व्यक्ति का पीछा किया जा सकता है और वारंट के बिना अरेस्ट किया जा सकता है। तो बस भारत में कहीं भी, यही आपका याद रखना है। 48 कब लागू होगी? जब गिरफ्तारी वारंट पर की जानी है कि वारंट के बिना की जानी है? तो आपका जवाब रहेगा वारंट के बिना की जानी। इसी को थोड़ा आगे बढ़ जाना है। यदि न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है तब कहाँ उस वारंट का निष्पादन कहाँ कराया जा सकता है? यानी कि पुलिस वारंट लेकर कहाँ तक ऐसे वारंटी को खोज सकती है? तो 77 बताती है धारा कि जहाँ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है वहाँ उस वारंट का निष्पादन भारत में कहीं भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वारंट का निष्पादन भारत में कहीं भी किया जा सकता है, यानी कि पुलिस कहीं भी भारत में जाकर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। ये प्रावधान सीआरपीसी की धारा 77 में किया गया है, जो 3 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए धारा 60। धारा 60 ये बताती है, धारा 60 ये बताती है
कि अगर कोई व्यक्ति अभिरक्षा से निकल भागा है तो इंतजार न किया जाए, तत्काल उसका पीछा किया जाए पुनः पकड़ने के लिए। और कहाँ तक पीछा किया जा सकता है पुनः पकड़ने के लिए? तो पूरे भारत में कहीं भी, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी उसका पीछा किया जाए और पीछा करके उसे पकड़ा जाए। ये प्रावधान कहाँ है? तो ये जो प्रावधान है आपका 60 में किया गया। तो तीनों धाराएं गिरफ्तारी के लिए तैयार रखें। वारंट के बिना भारत में कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है। होती है वारंट जारी हुआ है तो भारत में कहीं भी 77 और निकल भागा है कस्टडी से तो 60 पूरे भारत में पीछा किया जा सकता है, लेकिन विदेश में नहीं। अगर विदेश में भाग गया तो वहाँ पीछा करके गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब आइए सेक्शन 49। सेक्शन 49 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपका सेक्शन 49 कहता है कि अनावश्यक अवरोध न करना, अनावश्यक अवरोध न किया जाए। अनावश्यक अवरोध न किया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उस व्यक्ति को केवल उतना ही अवरोधित किया जाए जितना कि निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक, यानी कि वह अभिरक्षा से भाग न जाए, उतना ही उसे अवरोधित किया जाए। यानी कि हथकड़ी वाला केस भी याद रखना है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन। यानी कि सुनील बत्रा का नाम दिल्ली प्रशासन के बाद में ये बता दिया गया कि आपका हथकड़ी तभी लगाया जाए जब अभिरक्षा से भागने की संभावना। तो आपका अगला क्लास अभी आईपीसी का चलेगा 15 मिनट बाद, यानी कि 15 मिनट बाद आपका आईपीसी का क्लास चलेगा। धन्यवाद।